गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रंजना सिंह। बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ में हिंदी व्याकरण पार्ट 2 वर्ण विचार पढ़ाएंगे। बच्चों, ये वाली बुक आप लोग देख रहे हैं, ये बुक आप लोगों को मिली होगी। इसी बुक का हम लेसन 2 वर्ण विचार पढ़ाएंगे। ध्यान से देखिए, ये बुक है आपकी। ठीक बच्चों, चलिए, आपका लेसन है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये है आपका लेसन वर्ण विचार। ये आपका दिया हुआ है बच्चों पेज नंबर 14 पे। चलिए, अब हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप क्या कहलाता है बच्चों? वर्ण कहलाता है। वर्ण जो होता है बच्चों, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इनके टुकड़े हम नहीं कर सकते, मतलब हम इनको तोड़ नहीं सकते। जो वर्ण होते हैं हम इनको तोड़ नहीं सकते। इसके बाद है बच्चों वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से अ से ह तक 44 वर्ण हैं, यानी 44 वर्ण हैं। बच्चों, आप लोग सब लोग जानते होंगे, जब क ख ग घ या अ से अह तक को एक क्रम में लिखा जाता है तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये अ से ह तक कुल मिलाकर ये आपके कितने हैं? 44 वर्ण हैं, यानी 44 वर्ण हैं। बच्चों, हिंदी में वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। समझ में आया? कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। ये आप लोगों को पता ही होगा कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं वो अ से अहाँ तक होते हैं, और व्यंजन जो होते हैं वो क से ज्ञ तक होते हैं। ठीक है बच्चों, इतना तो आप लोग समझ ही गए होगे, इतना तो आप लोगों को आता ही है, लेकिन हमने फिर भी आपको बता दिया। चलिए, अब आइए स्वर पे। बच्चों, जो स्वर का उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से किया जाता है। मतलब जब हम स्वर को बोलते हैं तो हम किसी भी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि स्वरों का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना रुकावट के निकलती है, और हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है, यानी 11 है। ये 2 तरीके से लिखे जाते हैं। मतलब जो ये अ से आहा है बच्चों, आहा तक है, ये 2 तरीके से लिखे जाते हैं। कैसे 2 तरीके से लिखे जाते हैं बच्चों? एक तो ये मूल रूप में लिखे जाते हैं, जैसे आ, ये क्या है बच्चों? इसका मूल रूप है। समझ में आया? जैसे आ से हो गया अमर, आ से हो गया आग। ठीक, ई लिखें, ये छोटी ई, तो क्या हो गया? इरादा। ठीक, ऐसे मूल रूप से एक लिखे जाते हैं, और एक क्या लिखे जाते हैं? मात्रा के रूप में। मतलब जब ये व्यंजन के साथ मिल जाते हैं तो इनका रूप चेंज हो जाता है और ये मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। मतलब हम स्वर को 2 रूपों में लिख सकते हैं, एक इनके मूल रूप में और एक मात्रा के रूप में। बच्चों, आप सब जानते हैं कि अ की मात्रा वो जो है होती है, नहीं होती है। मात्राएं शुरू होती हैं यहाँ से, यानी बड़ा से। कैसे चेंज होते हैं ये हम आपको बताते हैं। जैसे हमें क लिखना है तो यहाँ पे हमने क लिखा, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? आ की मात्रा लगा दी, तो चेंज हो गया ना रूप इसका। यानी जब ये वर्ण के साथ मिलता है तो इसका रूप चेंज हो जाता है। हम इसको इस तरीके से, यानी मात्राओं के रूप में स्वर को लिखते हैं। जैसे हमें री लिखना है तो हम री लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमको की लिखना है तो हम यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे, और यहाँ पे हम ल लिखेंगे। तो देखिए, आप लोगों को देख रहे हैं कि स्वरूप जो है क्या हुआ है, वो चेंज हो गया। ये इसका मूल रूप है, और ये जब व्यंजन के साथ मिल गया तो इसका मूल रूप चेंज हो गया। ये क्या हो गई? मात्रा हो गई। ठीक बच्चों, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम व्यंजन नहीं पढ़ा रहे हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लातुत स्वर। ठीक, चलिए हम बताते हैं कि आपको ये स्वर क्या होते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप 2 मत लगा दीजिएगा, क्योंकि वो वर्ण 2 होते हैं, ना कि स्वर। स्वर कितने होते हैं? वेरी गुड, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बच्चों, जो ये हर्ष स्वर होते हैं ये 4 होते हैं। ठीक, कौन कौन से 4 होते हैं? अ, ई, उ और ऋषि। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और ऋषि।
बच्चों इनको बोलने में हमें कम टाइम लगता है। ठीक, अगर आप लोग इन शब्दों को बोलिए और ध्यान दीजिए तो हमें बहुत कम टाइम लग रहा है। अ, ई, उ, ऋषि। ठीक, सबसे कम टाइम लगता है इनका उच्चारण करने में। और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब आइए सेकंड, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर बच्चों, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, उ, ए, ओ और औ। कितने होते हैं ये? 7 होते हैं। बच्चों ये जो दीर्घ स्वर होते हैं इनको बोलने में इनसे ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब हर स्वर से ज़्यादा टाइम लगता है दीर्घ स्वर बोलने में। आप लोग खुद ही बोल के देखिए, आ, उ, ए, ओ, औ। टाइम लग रहा है? लग रहा है? हम ऐसा नहीं कि जानबूझ के धीरे धीरे बोल रहे हैं, टाइम लग रहा है। फिर से देखिए, अ, ई, उ, ऋषि। ये आपका स्वर है, बहुत कम टाइम लगा। दीर्घ स्वर है आपका आ, ई, उ, ए, ओ, औ। कम ज़्यादा टाइम लगा ना हर स्वर से। तो जब हम दीर्घ स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम यानी ज़्यादा समय लगता है इनके उच्चारण में। ठीक, अब आइए इस पे प्लुत स्वर पे। बच्चों ये इसको बोलने में इन दोनों से ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक, जैसे आप बोलते हैं ओ, तो हम क्या कर रहे हैं? ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ना? ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो प्लुत स्वर का उच्चारण जो होता है वो जो है उसमें हस स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, मतलब ज़्यादा समय लगता है। और ये क्या होते हैं? इनका चिन्ह क्या होता है? ऐसे। ये लगभग एस के आकार के होते हैं, ऐसे। ठीक, अगर हम ओम लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, मतलब हमें ओम के बीच में क्या अलग करना है? गैप है। ओ, टाइम लग रहा है, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। समझ में आया? तो ऐसे ही इनका उच्चारण होता है। इनके उच्चारण में कम टाइम लगता है, इनके उच्चारण में ज़्यादा टाइम लगता है, और ये प्लुत स्वर में इन दोनों से ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम आपको प्लुत स्वर बोलने में लगता है। फिर आइए अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। बच्चों ये हमने आपको बताया कि अनुस्वार, चलिए हम बता देते हैं। अनुस्वार क्या होता है? इसका जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है। ठीक, जैसे अगर हमें उसका चिन्ह क्या है? ये ऐसे, ये गोल सी बिंदी जो लगती है। जैसे अगर हमें घंटी लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, घ के ऊपर अंक की बिंदी लगा देंगे। इसे हम बोलते हैं अनुस्वार। ठीक, ये जो बिंदी है इसे हमने क्या बोला? अनुस्वार। ठीक, इसका उच्चारण बच्चों नाक से होता है। आप लोग देखिए बोल के अपने घरों में, घंटी, चंचल, मंगल। दिख रहा है? मतलब समझ में आ रहा है कि हमारे बोलते समय हमारे कहाँ पे असर आ रहा है? हमारी नाक पे असर आ रहा है। ठीक, तो ये आपका होता है अनुस्वार। इसका चिन्ह होता है ये ऊपर बिंदी। इसके बाद होता है बच्चों अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह होता है ये चंद्र बिंदी। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं ऐसे, ये चंद्र बना के ऊपर बिंदी लगाते हैं, तो ये क्या होता है आपका? अनुनासिक। अनुनासिक। बच्चों इसका उच्चारण जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले और हमारी नाक और हमारे गले पे इसका असर होता है। कैसे? जैसे गूंज, छाँव, पाँव। अगर आप लोग बोल रहे हैं तो बोले तो महसूस करेंगे कि आपके गले और नाक पे इसका असर पड़ रहा है। तो जो चंद्र बिंदी वाला होता है बच्चों चिन्ह, उसे हम बोलते हैं अनुनासिक। ठीक, इसके बाद आइए विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह बच्चों ये होता है। आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी कुछ वर्ड्स के आगे ऐसे करके चिन्ह लगा रहता है, 2 डॉट ऐसे करके। ये आपका होता है बच्चों विसर्ग। ठीक, विसर्ग। जैसे हम बोलते हैं कि इसका उच्चारण बच्चों ह के जैसे होता है। जैसे हम बोले प्रातः, तो प्रातः में हमको क्या सुनाई दे रहा है? ह सुनाई दे रहा है। ये लिखा कैसे जाएगा? देखो ऐसे, प्रातः। सॉरी बच्चों, ये हमने थोड़ा सा ये यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। ये देखिए, ये ऐसे लिखा जाएगा। डॉट हमने कहाँ लगाया है? व्यंजन के बाद में। तो ये उसका उच्चारण बच्चों ह जैसे होता है। आप लोग बोलिए प्रातः, स्वतः, अतः, प्रायः। तो आपको ह सुनाई दे रहा है ना बोलते समय? तो यही होता है आपका विसर्ग। ठीक, इसके बाद होती है बच्चों आगत ध्वनि। आगत ध्वनि क्या होती है? इनका उच्चारण अ और ओ के से।
ठीक। इसका उच्चारण बच्चों अ और ओ के बीच की ध्वनि के रूप में किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना हॉल, तो उसमें आपको ओ और ओ दोनों सुनाई दे रहा है हॉल, बॉल, डॉक्टर। आप लोग जैसे ये देखिए अनुनासिक में हमने चंद्र बिंदी किया, ऐसे चंद्र का आकार बना के ऊपर बिंदी लगाई है ना, लेकिन यहाँ पे जो होता है आगा स्वर होता है उसमें केवल अर्धचंद्र बन जाता है, उसके ऊपर बिंदी हम नहीं लगाते हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, हॉल, हॉकी, डॉक्टर, बॉल, चौक। क्या है ये बच्चों आगा स्वर उसके ऊपर लगता है। जैसे हमने लिखा मान लो हॉल, तो हमने क्या किया, ये कर दिया। ठीक, आ गया ना। देखो हमने यहाँ पे बिंदी नहीं लगाई है, तो ये हो गया आपका आगत स्वर, सॉरी आगत ध्वनि, स्वर नहीं आगत ध्वनि। बच्चों इसके बाद है आपकी मात्राएं। मात्राएं देखिए आपकी पेज नंबर 17 पे दी हुई हैं। ये देखिए, इसको आप लोग जो है क्या करिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। समझ में आया? ये आपके स्वर हैं, ये इसका मूल रूप है, ये आपकी वर्णों के साथ मात्राएं हैं, ये प्रयोग है, और ये क्या है आपकी मात्रा। ठीक, इसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा अपने घर में जिसके पास बुक है। अब आइए व्यंजन। बच्चों व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जो होते हैं बच्चों वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। ठीक, इनको बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? वेरी गुड, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के हम व्यंजन नहीं बोल पाएंगे। समझ में आया? अब इसमें देखिए ये हिंदी में कितने होते हैं? 33 यानी 33। ठीक है, व्यंजन जो है वो क्या है? 30, उनकी मतलब वो कितने हैं? वो 33 है यानी 33 है। बच्चों इसमें क से लेकर जो माँ तक होता है यानी 25 जो व्यंजन है क से लेकर माँ तक वो आपके स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है, और या र ल और वो आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, क से लेकर माँ तक वो आपके जो 25 व्यंजन हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन हैं, और या र ल व ये आपके क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, फिर आइए संयुक्त व्यंजन। बच्चों संयुक्त व्यंजन वो होता है जो दो व्यंजनों को मिलकर बनता है। जैसे ये होते हैं 4, कौन कौन से होते हैं? छत्र, ज्ञ और श्र। ठीक, छत्र, ज्ञ और श्र होते हैं, ये 4 होते हैं। ये कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए हम त्र बोल रहे हैं, तो जब हम त्र बोलेंगे तो त्र के साथ हमें र भी सुनाई दे रहा है ना। जैसे पत्र, तो हमें क्या सुनाई दे रहा है? र सुनाई दे रहा है। तो यही होता है कि ये जो दो व्यंजन सुनाई दे रहे हैं एक साथ, श्र और त्र, यही होता है संयुक्त व्यंजन। मतलब दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर आइए आप पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में मतलब होता है, पेज नंबर 18 पे बच्चों ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये द्वित्व व्यंजन। ठीक, ये आपका पेज नंबर 18, ये देखिए द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? जो दो व्यंजन होते हैं वो एक समान ही व्यंजन से मिलकर बनते हैं। जैसे मक्खी, जैसे आधा आप लोग देखते हैं ना, म क खी लिखते हैं। देखिए जैसे हम आपको बताते हैं, हमने लिखा, हमने आपको बताया दो समान या एक जैसे व्यंजन से मिलकर बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमको लिखना है सिक्का, मान लीजिए, तो हमने क्या लिखा? लिखा बच्चों, ये देख रहे हैं, ये आधा का और का, ये क्या है? ये आपका द्वित्व व्यंजन है। मतलब ये आपका दो व्यंजन को मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जब हम एक पूरा और एक आधा लिखते हैं व्यंजन, तो मतलब क्या है? वो द्वित्व व्यंजन है, क्योंकि वो दो एक जैसे ही व्यंजनों को लेकर बना है। उसी तरह आपका है सच्चा, ये देखिए इसमें भी क्या है? दो एक जैसे व्यंजन है ना। फिर है आपका छज्जा, ये देखिए ये भी क्या है? आपका दो व्यंजन से मिलकर बना है। तो इसी को हम, जब दो एक जैसे व्यंजन जहाँ पे यूज होते हैं, उसी को हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। बच्चों इसकी डिफिनीशन देखिए, ये दी हुई है, ऊपर देख रहे हैं आप लोग, ये एक दो समान एक जैसे व्यंजन से मिलकर बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये देखिए आपको दिया भी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको सिक्का, मुक्का,
छज्जा, सज्जा, दिल्ली, दिल्ली सॉरी छल्ला, दिल्ली, सच्चा, बच्ची, सम्मान, अम्मा, रस्सी, लस्सी। आ गया समझ में? अब आइए संयुक्ताक्षर व्यंजन। संयुक्ताक्षर व्यंजन बच्चों देखिए ये बना, ये है ठीक। संयुक्ताक्षर व्यंजन जो है वो क्या होते हैं? दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। मतलब जो दो अलग अलग व्यंजन से मिलते हैं, अभी आप देख रहे थे एक ही जैसे व्यंजन से मिल रहे थे, अब क्या है? दो अलग अलग व्यंजन से मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं दो अलग अलग व्यंजन से? जैसे मक्खी, है ना, दो अलग अलग व्यंजन से मिलकर बन रहा है मक्खी। फिर है आपका जैसे मक्खन, मा का खा ना, है समझ में आया? दो अलग अलग व्यंजन के मिलने से बने अक्षर क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं, भाग्य, 11, सत्य, त्याग, वाक्य, क्योंकि। समझ में आया? इसी तरह से ये क्या हो रहे हैं? दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर क्या बोलते हैं? अक्षर बन रहे हैं। फिर है बच्चों आपका वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद आपका बच्चों पेज नंबर 19 पे ये दिया हुआ है। विच्छेद मतलब होता है बच्चों अलग करना। समझ में? विच्छेद मतलब होता है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। मतलब शब्द जो है उसके प्रत्येक वर्ण को हम अलग अलग कर दें तो वही कहलाता है वर्ण विच्छेद। कैसे बच्चों? जैसे आपका है गीत, ठीक, ये एक शब्द है गीत। अगर हम इसको अलग कर दें, कैसे अलग करेंगे? आप लोग सब जानते हैं, ग लिखेंगे प्लस आ लिखेंगे, क्यों नहीं सॉरी ई लिखेंगे, बड़ी, क्योंकि यहाँ पे ग में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बड़ी ई। फिर आप लिखेंगे प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे ता के बाद कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जब हम ता बोल रहे हैं तो हमें अ सुनाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ। यही है आपका वर्ण विच्छेद। मतलब हमने इस जो ये शब्द है इसको हमने क्या किया? अलग अलग कर दिया, ठीक। और यहाँ पे जो व्यंजन है उसके नीचे हमने क्या लगा लिया? हलंत। हलंत बच्चों तब जब लगाते हैं, जब हम ऐसे वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम व्यंजनों के नीचे क्या लगाते हैं? हलंत लगा देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वर्ण है वो जो है स्वर से अलग हो गया है, मतलब स्वर रहित हो गया है। हलंत बच्चों स्वर के नीचे ऐसे व्यंजन के नीचे ऐसे करके तिरछी लाइन बना देते हैं, ठीक। इसी तरह से आपका है कंघा, ठीक। अब आपका एक शब्द है कंघा। अब आप इसको कैसे अलग करेंगे? आप कैसे अलग करेंगे हम बताते हैं। पहले लिखेंगे क, ठीक। क लिखेंगे तो क के ऊपर किसकी क्या लगा हुआ है? बिंदी लगी हुई है। आप क्या लिखेंगे? अंक प्लस अंक, क्योंकि अंक की बिंदी ऊपर क के ऊपर लगी हुई है। फिर आप करेंगे प्लस के बाद आप क्या करेंगे? घ लिखेंगे, ठीक। घ लिखा है हमने। आप क्या लिखेंगे? घ लिखेंगे। ये देखिए हमने घ लिखा। घ के बाद क्या है बच्चों? अ की मात्रा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कौन बता सकता है? अ लिखेंगे कि आ लिखेंगे कि केवल मात्रा लगा देंगे? क्या लिखेंगे? वेरी गुड, हम लिखेंगे यहाँ पे बड़ा आ, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? घ और क और घ के बीच के नीचे हलंत लगा देंगे, ठीक। तो यही फिर से सुन लीजिए, यही है आपका वर्ण विच्छेद, ठीक। वर्ण विच्छेद मतलब होता है स्वरों को शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना, ठीक है। ये देखिए ये आप में लिखा हुआ है, ठीक। कैसे अलग किया गया है वर्णों को, ये आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा। ये देखिए पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है ये। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेसन, यानी मतलब ये जो आपका सेकेंड लेसन है वर्ण विचार, इसी लेसन का क्वेश्चन आंसर और उस बुक की एक्सरसाइज को हम बताएंगे, ठीक है बच्चों। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी क्या है? एक्सरसाइज है। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए बच्चों, तब तक आप इस लेसन को अपनी बुक में अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि जो हमने आपको ये अभी समझाया है, जो हमने आपको बताया है, वो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।